बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रात विसाल वादों, मिलन कसीदों, ख्वाहिशों की सेजों, चश्मे मुंतजर की वारफ्तगी, यादों की अमर बेलों, शोरीदा दुख की कसक तक को तिश्ना कामी की रिदा उड़ाते हुए उमड़ती अकुबत खेजियों की तरह उन पर वारिद होने लगी थी। नींद हर शय पर लाल बदख्शां की बारिश, जवान जज्बों में नगमों के बिखराव, उलझे ख्वाबों के अजनबी लम्स की तरह वारिद होती चली गई थी। सितारों के मोतियों से सजी शब अपने दामन में ऊँगती जिंदगी की दास्तानें, रग रग में खून चूस लेने वाले अजाबों के तेज धारे समेटती अपनी मंजिल को रवां दवां थी। गहरी तारीकी ने खौफ भरे दिल के आंगनों में जिल्लत खेज बहरान से खड़े कर दिए थे। रात कारवानों के नक्शे पासे खाली बेरहम दश्तो सहरा जैसी चुप और पुकारती कज़ा में सुकून से खाली दिल जैसी खामोश थी। ऐसे में दो खूब दराज कद और कड़ियल जिस्म वाले मुसल्लाह जवान जो अपने चेहरों पर ढाठे चढ़ाए हुए थे, उमर खान के मकान की बैरूनी दीवार के पास नमूदार हुए। फिर उनमें से एक दूसरे को मुखातिब करके कहने लगा, दीवार ऊंची नहीं है, आओ दोनों फलांग कर अंदर जाएं, फिर अपने काम की इब्तिदा कर दें। दूसरा मुंह से कुछ ना बोला, बस इस बात में गर्दन हिला दी थी। उसके बाद दोनों हरकत में आए और एक दूसरे का सहारा बनते हुए दीवार फांद कर अंदर चले गए थे। पहले दीवार के अंदरूनी हिस्से में रुककर उन्होंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। चारों तरफ खामोशी थी, किसी के बातें करने की आवाज तक सुनाई न दे रही थी। यूं लगता था हवेली के अंदर कोई रिहाइश ही न रखता हो। कुछ देर वहीं रुककर वो हालात का जायजा लेते रहे। फिर एक ने दूसरे से सरगोशी की, देखो हालात हमारी तवक्को और उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक रूनुमा हो रहे हैं। मेरा अंदाजा है हवेली में इस वक्त उमर खान के अलावा और कोई मौजूद नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि इस शख्स का ना कोई आगा पीछा है, ना इसके बीवी बच्चे हैं। इस पर दूसरा बोला और कहने लगा, नरनौल सिंह, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। ऐसा करते हैं, दबे पांव हवेली के अंदर जाते हैं, फिर उस कमरे का जायजा लेते हैं जिसके अंदर वो सो रहा होगा। कहते हैं ये बड़ा अच्छा और नायाब किस्म का तेगजन है। सुन नरनौल, मैं चाहता हूँ जिस कमरे में ये सोया होगा उसमें दाखिल होने के बाद इसे बेखबरी की हालत में कत्ल नहीं करना चाहिए। पहले इसे जगाकर मुकाबले की दावत देनी चाहिए, और फिर उसे अपने सामने जेर करने के बाद जब उसकी गर्दन काटी जाएगी तो इस तरह जो उसके खात्मे का लुत्फ है वो दोबाला हो जाएगा। जिसका नाम नरनौल सिंह पुकारा गया था वो अपने साथी को मुखातिब करके कहने लगा, गुलाब सिंह, तुम्हारा कहना और तुम्हारा इरादा बड़ा पसंदीदा है, फिक्रमंद ना होना, ऐसा ही होगा। अब आओ मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं। चुनाचे दोनों झुक झुक कर और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़े। मकान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। सब कमरों के अंदर अंधेरा और खामोशी थी, तहम एक कमरे के अंदर से हल्की हल्की रोशनी फूट कर बाहर आती दिखाई दे रही थी। दोनों जब मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ गए तो उन्होंने देखा मकान में दाखिल होने का एक खासा चौड़ा दरवाजा था। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने गुलाम गर्दिश नुमा खूब चौड़ा रास्ता था, और उस रास्ते के दाएं बाएं कमरे बने हुए थे। वो रास्ता सामने की तरफ से बंद भी था। दाखिल होने का वही एक रास्ता था जिससे वो अंदर गए थे। जब वो मकान के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा सारे कमरे तारीकी में डूबे हुए थे। किसी कमरे में कोई आवाज, कोई सदा सुनाई ना दे रही थी। आखिर में एक कमरे से रोशनी फूट रही थी। चुनाचे दोनों बड़ी आहिस्तगी से चलते हुए उस कमरे की तरफ बढ़े थे जिससे रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। जब वो उस कमरे के दरवाजे पर गए तो कमरे का दरवाजा बंद था। दोनों में से जो गुलाब सिंह था उसने जब दरवाजे को थोड़ा सा दबाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर एक मसहरी लगी हुई थी जिस पर कोई सो रहा था। इस पर गुलाब सिंह अपने साथी नरनौल सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, नरनौल सिंह, हमारा काम हो गया। यूं समझो हमने अपनी मंजिल को पा लिया है, और जिस काम के लिए हम आए थे उसे निपटाने और अंजाम देने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देख नरनौल सिंह, इस घर में उमर खान के अलावा कोई रहता ही नहीं है। हमने अच्छा किया कि हम आज ही दिल्ली शहर में दाखिल हुए और आज ही अपनी इस मुहिम को निपटाकर फारिग हो जाएंगे। आ कमरे में दाखिल होते हैं, पहले इस उमर खान को जगाते हैं, जगाने के बाद इस पर वार करेंगे और काम तमाम कर देंगे। गुलाब सिंह जब खामोश हुआ तब उसका साथी नरनौल सिंह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, गुलाब सिंह, लगता है वक्त और कायनात में काम करने वाले अनासिर हमारा पूरी तरह साथ दे रहे हैं। आओ जरा आगे बढ़ें, इसे जगाएं और फिर इसका काम तमाम करने के बाद चलते बने। दोनों कमरे में दाखिल हुए। फिर गुलाब सिंह अपनी तलवार अपने हाथों में लिए एक तरफ खड़ा हो गया और अपने साथी नरनौल सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, जरा इसके ऊपर से चादर हटाओ, इसके बाद इसे जगाओ ताकि इसे खबर हो कि अब इसे अब्दी नींद सुलाया जाने वाला है। नरनौल सिंह आगे बढ़ा। उसने जब चादर हटाई तो वहां एक तकिया पड़ा हुआ था, और उस तकिए के नीचे गद्दे को दोहरा करके उसकी शक्ल कुछ इस तरह बना दी गई थी जैसे कोई वहां महवे इस्तराहत हो, और उस पर सफेद चादर डाल दी गई थी। चादर हटाने के बाद नीचे से सिर्फ एक गद्दा और तकिया नमूदार हुए। तब दोनों बौखला गए। नरनौल सिंह बेदक कर पीछे हट गया और कहने लगा, गुलाब सिंह, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमारे साथ कहीं धोखा तो नहीं हुआ?
अगर इस घर में उमर खान अकेला ही रहता है तो फिर ये चाल कैसे, किस तरह और किसके लिए चली गई है? क्या उसे किसी ने बता दिया है कि हम आज उस पर हमलावर होकर उसका काम तमाम करने के दर पे हैं और उसने हमसे निमटने के लिए अपनी कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली है? नरनौल सिंह जब खामोश हुआ तब गुलाब सिंह उसका हौसला बढ़ाते हुए कहने लगा, नरनौल सिंह, फिक्रमंद क्यों होते हो? इसमें परेशानी की क्या बात है? उस उमर खान की ऐसी तैसी, आखिर वो इस घर में है तो अकेला ही। अगर उसने हमारे खिलाफ कोई चाल चली है तो चल ले, हम तो उसे तलाश करने के लिए घर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। जब तक वो मिलेगा नहीं उस वक्त तक यहाँ से निकलेंगे नहीं, ख्वाह सुबह ही क्यों ना हो जाए। गुलाब सिंह के खामोश होने पर नरनौल सिंह को भी कुछ हौसला हुआ, लिहाजा छाती तानते हुए कहने लगा, गुलाब सिंह, तुम ठीक कहते हो, आखिर वो इस घर में अकेला ही हो सकता है। हमारी आमद से पहले वो यहीं सो रहा होगा और उसे हमारी आमद की खबर हो गई होगी और वो ये बिस्तर सा बनाकर कहीं अपनी जान बचाने की खातिर छुप गया होगा। यहाँ तक कहते कहते नरनौल अचानक खामोश हो गया, फिर पहले की निस्बत ज्यादा परेशान कुन आवाज में गुलाब सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, गुलाब सिंह, बाहर खटका हुआ है। इस पर दोनों बिदके उस कमरे से निकलकर जब वो बाहर गुलाम गर्दिश नुमा बरामदे में आए तो उन्होंने देखा पहले उस गुलाम गर्दिश नुमा बरामदे में अंधेरा था, लेकिन अब उसके अंदर 3-4 मशालें रोशन थी। उस सूरत हाल ने गुलाब सिंह और नरनौल सिंह दोनों को परेशान और फिक्रमंद कर दिया था। उस मौके पर नरनौल सिंह बिखरी बिखरी सी आवाज में कहने लगा, गुलाब सिंह, लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा है और हमें फांसने के लिए कोई बड़ी तेजी से जाल बुनता चला जा रहा है। आओ जरा हवेली से बाहर निकल कर देखे मामला क्या है। नरनौल सिंह के उन अल्फाज ने गुलाब सिंह को भी बौखला कर रख दिया था। जब वो उस दरवाजे की तरफ बढ़े जिसके जरिए वो मकान में दाखिल हुए थे तो उन्होंने देखा वो दरवाजा, जो काफी भारी भरकम था, बंद था और अंदर से कुफल लगा हुआ था और उसके करीब ही एक मशल रोशन थी। उस सूरत हाल ने दोनों के पांव तले से जमीन खींच कर रख दी थी। यहाँ तक कि कपकपाती हुई आवाज में नरनौल सिंह बोल उठा, गुलाब सिंह, लगता है हमारे खिलाफ कोई अपने जाल को आखिरी शक्ल दे चुका है। देखो, जिस वक्त हम इस मकान, इस हवेली में दाखिल हुए थे, ये गुलाम गर्दिश नुमा बरामदा अंधेरे में डूबा हुआ था, दरवाजा खुला था। अब देखो यहाँ अब 4-5 मशले रोशन है, दरवाजा बंद है, दरवाजे को कुफल लगा दिया गया है और अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। गुलाब सिंह, मैंने ये भी सुन रखा है कि उमर खान बैक वक्त 4 से 6 तैगजनों का बड़ी आसानी से मुकाबला कर लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुस्तैद और बेदार हो और उसने हमें इस बरामदे के अंदर बंद कर दिया हो और बंद करने के बाद वो हमसे टकराए। गुलाब सिंह फिलफौर जवाब ना दे सका, इसलिए कि उसकी आवाज भी उसके गले में अटक रही थी। यहाँ तक कि नरनौल सिंह फिर बोल उठा, गुलाब सिंह, मुझे तो अब इस हमाकत पर गुस्सा आ रहा है कि हमने मालवा के साबिक राजा प्रताप देव की पत्नी मंदूरी का कहा मानते हुए इस मुहिम को पाए तकमील तक पहुंचाने की हामी क्यों भरी, हमने क्यों उससे रकम ले ली। अब पता नहीं हमारी जानें भी महफूज रहती हैं कि नहीं, और उसने जो हमें मजीद रकम देने का अहद किया था वो रकम अब पता नहीं हमारी जगह कौन वसूल करता फिरेगा। गुलाब सिंह, लगता है ये उमर खान बड़ा चालाक और ज़ेरक इंसान है। याद रखना, अब उसने हमें इस बरामदे में बंद तो कर दिया है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। इस पर गुलाब सिंह ने अपने आप को किसी कदर संभाला और कहने लगा, नरनौल सिंह, जी मत हारो, अगर इस तरह दिल छोड़ोगे तो याद रखना मात खा जाएंगे। देखो, इस बरामदे के दाएं बाएं कमरे हैं और जब हम इस मकान में दाखिल हुए थे तो तुमने देखा था कि जो बड़ा दरवाजा था जिसके जरिए हम दाखिल हुए हैं, इसके अलावा बाहर छोटे छोटे दरवाजे भी थे जो शायद बाहर से उन कमरों में दाखिल होने के लिए थे। आओ ये जो दाएं बाएं दरवाजे हैं इनको देखते हैं, अगर इनमें से कोई खुल गया तो फिर उसके जरिए हम दूसरी समत निकल सकते हैं। गुलाब सिंह के उन अल्फाज पर नरनौल सिंह को कुछ हौसला हुआ था, लिहाजा वो पलटे। पहले एक दरवाजा देखा, वो अंदर से बंद था। दूसरे दरवाजे की तरफ गए, वो भी बंद था। जब वो तीसरे दरवाजे के सामने गए तब उनकी पुश्त की जानिब से एक खोलती हुई आवाज सुनाई दी, गुलाब सिंह, नरनौल सिंह, दोनों नाहक कोशिश कर रहे हो। देखो, तुम अब इस मकान में नहीं, लोहे के पिंजरे में बंद हो। अगर ये ख्याल करते हो कि यहाँ से भाग निकलोगे तो नामुमकिन है। उस आवाज पर दोनों चौंके थे। जब उन्होंने पलट कर देखा तो जिस बड़े दरवाजे से अंदर आए थे और जिसको कुफल लगा था, उस दरवाजे के करीब ही उमर खान खड़ा था। उसके एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल थी। उसे देखते हुए नरनौल सिंह कपकपाती हुई आवाज में कहने लगा, गुलाब सिंह, मैंने जिन खदशात का इजहार किया था वो पूरे हुए। हमने इससे पहले उमर खान को देखा तो नहीं हुआ, पर ये जो शख्स सामने तलवार और ढाल सोंते खड़ा है, ये उसके अलावा हो ही नहीं सकता। देखो, बहुत से लोगों ने कहा था कि उससे तैगजनी का मुकाबला जीतना नामुमकिन है। अगर ये रात की इस तारीकी और खामोशी में हमसे टकरा गया तो मुझे खदशा है कि कहीं हम दोनों की गर्दनें ना काट कर रख दे। नरनौल सिंह यहीं तक कहने पाया था कि दोनों बिदक गए।
इसलिए कि उस बरामदे की मुखालिफ सिमत से एक आवाज सुनाई दी। कहने वाला कह रहा था, नरनौल और कोलाब सिंह, तुम जिस मकसद के लिए इस मकान में दाखिल हुए थे उस मकसद को पूरा करना महाल और मुश्किल है। अगर तुम ये ख्याल करते हो कि मकान का बड़ा दरवाजा बंद है और तुम किसी कमरे को खोलकर दूसरे छोटे दरवाजे से निकल भागोगे तो ये नामुमकिन है। इसलिए कि दरवाजे हमने कुछ इस तरह बंद किए हैं कि ये मकान अब तुम दोनों के लिए लोहे का पिंजरा है और इसी पिंजरे के अंदर तुम दोनों को अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। ये गुफ्तगू करने वाला उमर खान का दस्ते रास्त बहावलदीन था। अपने सामने और अपनी पुश्त पर उमर खान और बहावलदीन को हथियार बंद देखकर नरनौल और कोलाब दोनों ही कपकपाने लगे थे। किसी रद्द अमल का इजहार करना चाहते थे कि अचानक दरमियान वाले दो दरवाजे खुले। उन दरवाजों से भी रोशनी छन छन कर बाहर आने लगी। फिर एक दरवाजे से अली खान, दूसरे दरवाजे से मुबारिस खान निकले थे। दोनों के हाथों में अपनी अपनी तलवार और ढाल थी। ये सूरत हाल यकीनन नरनौल और कोलाब दोनों के लिए जानलेवा थी। इतनी देर तक एक कमरे के अंदर से नरसिंह, किरण, कंपल, सलवंत भी बाहर आ गए थे। इतने लोगों को अचानक उन कमरों से निकलकर बाहर खड़े देखकर नरनौल और कोलाब दोनों कपकपाने लगे थे। उस मौके पर अपने सामने अपनी तलवार लहराते हुए उमर खान उनकी तरफ बढ़ा और खोलते लहजे में कहने लगा, मेरा नाम उमर खान है। मैं वही हूँ जिसे तुम प्रताप देव की पत्नी मंदूरी के कहने पर कत्ल करने के लिए आए हो। तुमने मंदूरी से जो रकम वसूल की थी वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी और जिस मजीद रकम का वादा मंदूरी ने तुमसे किया था वो रकम तुम्हें वसूल करना नसीब ना होगा। देखो, अपने हथियार फेंक दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम ये समझते हो कि तुम बड़े नायाब और उम्दा किस्म के तैगजन हो तो फिर तैगजनी का मुकाबला भी कर लेते हैं, पर याद रखना अगर मुकाबले पर आओगे तो फिर बड़ी जिल्लत और कराहत अमेज मौत मारे जाओगे। हथियार फेंक दो, वरना याद रखना मैं आगे बढ़कर वक्फे वक्फे से तुम्हारे जिस्म का एक एक उज्व काटते हुए तुम्हें कर्ब खेज मौत से दोचार करूंगा। उमर खान के धमकी आमेज अल्फाज ने नरनौल और कोलाब दोनों के औसान खता कर दिए थे। वो दोनों पहले ही कपकपा रहे थे। अब जो उमर खान ने आगे बढ़ते हुए दोनों को जिल्लत आमेज मौत मारने की धमकी दी तो उन्होंने अपनी तलवारें और ढालें फेंक दी। उस मौके पर नरसिंह बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, दोनों की तलवारें और ढालें लेकर एक तरफ हट गया। इतनी देर तक उमर खान भी वहां पहुंच चुका था। फिर उमर खान ने उन दोनों को मुखातिब किया, पहले दोनों अपना अपना नाम कहो, इसके बाद मैं अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करता हूँ। इस पर उनमें से एक बोला और कहने लगा, मेरा नाम कोलाब है और ये मेरा साथी है, इसका नाम नरनौल है। उमर खान पहले अपनी ढाल को हरकत में लाया और अपनी ढाल पहले कोलाब सिंह के मुंह पर इस जोर से मारी कि कोलाब सिंह पलटियां खाता हुआ बरामदे की दीवार से जा टकराया था। उसके बाद अपनी ढाल की ऐसी ही जरब उमर खान ने जब नरनौल के चेहरे पर मारी तो नरनौल उससे भी ज्यादा पलटियां खाता हुआ कोलाब के करीब जा गिरा था। उस मौके पर बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए किरण उमर खान के करीब आन खड़ी हुई थी। फिर वो इंतहाई गोसीले लहजे में कोलाब और नरनौल दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, मैं प्रताप देव की बेटी किरण हूँ। किस अहमक, किस बेवकूफ ने तुम दोनों को मशवरा दिया था कि तुम मंदूरी के कहने पर सुल्तान बहलोल लोदी के सालार उमर खान की जान के लिए खतरा बनने की कोशिश करो। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तुम पर मंडला रहे हैं। उसके बाद मंदूरी भी ज्यादा दिन जी ना पाएगी। इतनी देर तक बहावलदीन, मुबारिस खान, अली खान, नरसिंह, कंपल और सलवंत भी करीब आन खड़े हुए थे। फिर नरसिंह उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मुझे इजाजत दे, इन दोनों की गर्दनें मैं काटूंगा। उमर खान नरसिंह के उन अल्फाज का जवाब देना ही चाहता था कि किरण, जो उस वक्त बिल्कुल उमर खान के पहलू में खड़ी थी, उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, इस मौके पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? उमर खान ने पलटकर किरण की तरफ देखा, फिर मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, किरण, इस सिलसिले में तुम्हें इस्तफहामिया अंदाज में पूछने की जरूरत ही ना थी। कहो तुम क्या कहना चाहती हो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। उमर खान की उन अल्फाज पर किरण खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, मैं चाहती हूँ इन दोनों की गर्दनें काटकर और इन्हें साफ करके महफूज कर लिया जाए। दोनों के कटे हुए सर चमड़े की थैली में डालकर जो हरकारे आए हैं उन्हीं के हाथ मंदूरी की तरफ रवाना कर दिए जाएं। मैं आप पर यह भी इंकशाफ करूं कि मंदूरी हमारी सौतेली माँ है। वो उसी भमी गांव की रहने वाली है जिसमें हमारी जागीर है और वहीं उसके अजीज रिश्तेदार, और वहीं पर हमारे पिताजी ने उसे देखा और उसे शादी कर ली। मैं चाहती हूँ इन दोनों के कटे हुए सर ये हरकारे रात के वक्त बड़ी राजदारी से मंदूरी के मेके वालों के दरवाजे के अंदर या बाहर रख दें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि इन दोनों के कटे हुए सरों के साथ एक रुक्का भी लिखकर भेज दिया जाए। यह रुक्का जो खतनुमा हो, मंदूरी के नाम हो, जिसमें मंदूरी को तंबीह की जाए कि तुमने भारी रकम के इवज जिन दो आदमियों के जिम्मे उमर खान को कत्ल करने का काम लगाया था उनका खात्मा कर दिया गया है और अब तुम्हारे कत्ल होने की बारी है और अनकरीब तुम्हारी गर्दन भी तुम्हारे तन से जुदा की जाएगी। किरण जब खामोश हुई तब सब की तरफ देखते हुए उमर खान ने पूछ लिया, जो कुछ किरण ने कहा है तुम लोगों ने भी सुना, जरा तुम लोग भी राय का इजहार करो। इस पर बहावलदीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो कुछ हमारी बहन किरण ने कहा है ये दुरुस्त है, इसी पर अमल होना चाहिए। फिर उमर खान ने नरसिंह की तरफ देखा और कहने लगा,
नरसिंह, जैसा किरण ने कहा है वैसा कर गुजरो। इस पर नरसिंह मुस्कुराते हुए हरकत में आया। पहले उसने कोलाब और नरनौल दोनों की गर्दनें काटी, उनके कटे हुए सर साफ करके एक हरजीन में महफूज कर दिए। फिर उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई जो हरकारे आए हैं ये कटे हुए सर कल सुबह उन्हीं के हाथ मंदूरी की तरफ रवाना कर दिए जाएंगे। उस सारी कार्रवाई के बाद उमर खान किरण की तरफ देखते हुए कहने लगा, किरण तुम जानती हो घर में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं हर रोज अपने मकान में नहीं होता, खाना मैं मुस्तकर से खा लेता हूँ। अगर तुम सलवंत और कंपल तीनों सुबह सब के लिए खाना तैयार कर दो तो सब यहीं शब बसरी कर लेते हैं। इस पर किरण खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, आपको खाने से मुतालिक फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप सुबह हमें सामान ला दीजिएगा, मैं मतबख देख चुकी हूँ, वहाँ खाना तैयार करने का पूरा इंतजाम है और आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। किरण के उन अल्फाज से उमर खान खुश हो गया था। रात सब ने वहीं बसर की। अगले रोज नरनौल और कोलाब दोनों के कटे हुए सर हरकारों के जरिए भिजवा दिए गए थे, जबकि उमर खान, बहावलदीन, अली खान और मुबारिस खान मुस्तकर की तरफ चले गए थे। नरसिंह, सलवंत, किरण और कंपल अपनी हवेली की तरफ हो लिए थे।